तो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में आज आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य जी। हर बार की तरह मैं आज कुछ ऐसे प्रश्न जो हम सब लोगों के मन को उद्वेलित करते रहते हैं मनुस्मृति को लेके, उस बारे में आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब ने मनुस्मृति पे 2 पुस्तकें भी लिखी हैं और अन्यथा भी 100 से अधिक पुस्तकें उनकी हैं। वो बड़े भारी विद्वान हैं हिंदू संस्कृति के, वेद के और भारतीय ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन और उनके बारे में लिखा है। तो डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न मेरा है कि 7वें अध्याय की विषय वस्तु क्या है? जी प्रभु साहब नमस्ते और अपने दर्शकों को भी मैं नमस्ते कहता हूँ। हमारी जो चर्चा है मनुस्मृति पे आगे बढ़ते-बढ़ते अभी 7वें अध्याय पे आ गई है और आपका प्रश्न भी ठीक है, क्योंकि जब कोई ऑथर कोई पुस्तक लिखता है तो हर अध्याय का कोई न कोई विषय वस्तु वो रखता है। तो उसी श्रृंखला में 7वें अध्याय का जो विषय वस्तु है वो राजधर्म है। जी, राजा कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या हो, उसकी शासन व्यवस्था का आधार कैसे हो, उसका टैक्सेशन कर प्रणाली क्या हो, किस प्रकार से सिलेक्शन करे वो अधिकारियों का, मंत्रियों का, कितने उसकी परिषद में मंत्री हों, उसकी जो वार टैक्टिक्स हैं, युद्ध की योजनाएँ कैसे बने, शत्रु को कैसे वो पराजित करे और किस प्रकार का ताकतवर शत्रु है तो क्या करे। तो ये सारी चीज़ें राजधर्म के विषय में इस 7वें अध्याय में दी गई है, संक्षेप में। तो डॉक्टर साहब ये 7वें अध्याय में मूल रूप से राजा के बारे में है ये सब, जी, या जिस तरह से राजा को राज करना चाहिए या राज्य व्यवस्था आप कह सकते राज्य हैं। व्यवस्था। तो मनु के हिसाब से राजा की क्या योग्यताएँ होनी चाहिए? सबसे पहले तो मनु ये कहते हैं कि उसके जो संस्कार है ना, क्षत्रियत्व के संस्कार होना चाहिए। क्षत्रियत्व का संस्कार क्या है? लोगों की रक्षा करने का ताकत होनी चाहिए, जी, स्वयं की भी रक्षा करनी, वीर होना चाहिए, बलवान होना चाहिए और सहृदय भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को ऐसे ही पीड़ित करने लग जाए। और हाँ, दूसरे, इतना ताकतवर होना चाहिए, मनु कहते हैं जैसे बिजली होती है ना, बिजली करंट मारती है, ऐसा जी, होना चाहिए मजबूत राजा को। और सबके लोगों के हृदय का प्रिय होना चाहिए, उसमें प्रिय होना चाहिए, पॉपुलर भी होना चाहिए, लोग उसको पसंद करते हों। और जैसे लोग अपना श्वास लेते हैं ना, जैसे श्वास सबको प्रिय है लेना, ऐसा समझे कि भई ये राजा हमारा तो श्वास की तरह है, जीवन की तरह है, इस प्रकार लोग उसके बारे में सोचें। और कहता है न्याय करने में तो उसको बिल्कुल जस्टफुल होना चाहिए, न्यायकारी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भाई फ़ेवरेटिज़्म करे, नेपोटिज़्म करे, ये उसकी विशेषता नहीं है। और पूरा नॉलेजेबल भी हो और दूसरे के लोगों के मन को पढ़ सके, इस प्रकार का होना चाहिए राजा को। और लोगों के जीवन से अंधकार भी दूर कर सके, इस प्रकार की उसकी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को वो कहते हैं भई राजा बनने का अधिकारी है। जी। तो डॉक्टर साहब, जब वो न्याय व्यवस्था सारी उसके ज़ुम्मे है राजा के, हाँ, तो फिर दंड विधान भी होगा कोई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। किस प्रकार का दंड विधान उस समय मनु ने अपने 7वें अध्याय में बताया कि कैसा होना जी, चाहिए? शासन व्यवस्था में दंड विधान में क्या? बिल्कुल। मनु तो ये कहते हैं कि जो प्रशासन जिसका हमने कहा, दंडः शासति प्रजा, बिना दंड के शासन नहीं है। शासन का अर्थ ही दंड है। हुँ, कहते हैं कि जो गवर्निंग प्रिंसिपल है ना, मेन शासन का जो सिद्धांत है वो दंड है। बिना दंड जी, के शासन, प्रशासन या कोई व्यवस्था बन नहीं सकती है। और जी, ये भी कहते हैं कि राजा को बिना थके हुए निरंतर दंड व्यवस्था को चालू रखना चाहिए। जो दंड के अधिकारी हैं उनको दंड ज़रूर दिया जाना चाहिए और जो पुरस्कार के अधिकारी उनको पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए।
नहीं तो ऐसी अव्यवस्था फैल जाएगी, गरीब व्यक्ति को, कमज़ोर व्यक्ति को, ताकतवर और तो जो रिच है वो टिकने नहीं देगा, शोषण होने लगेगा। और जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, भई इस प्रकार की अराजकता पूरे शासन में हो जाएगी। तो जो दंड का अधिकारी उस तक दंड ज़रूर पहुँचे, ऐसा नहीं कि भई कोई कानून से निकल जाए। वहाँ पर जो न्याय व्यवस्था है ना, आधुनिक कानून व्यवस्था नहीं है। आजकल तो हम कानून के आधार पर फैसला करते हैं, वो न्याय नहीं मिलता। कानून के आधार पर कई बार बेचारा बेकसूर व्यक्ति फँस भी जाता है और जो अन्यायी है वो बाहर भी निकल जाता है, क्योंकि इस प्रकार का कानून, वो कहते हैं कानून तो ब्लाइंड है, कानून न्याय अंधा नहीं हो सकता। न्याय तो पूरा जागृत है और जिसको दंड मिलेगा उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। तो वो ऐसी व्यवस्था है, उसमें वो उसकी वो तो डॉक्टर साहब, गलत। दंड निर्धारित करने के लिए हाँ कोई जी। तो मापदंड होंगे, कोई कारक होंगे। जी, जी। क्या क्या कारक थे वो? मुख्यतया जो दंड निर्धारण है, मनु कहते हैं कि 3-4 चीज़ों को देख के दंड देना चाहिए। जी। एक तो समय को देख के, किस समय आप किसको क्या दंड दे रहे हैं, लोकेशन भी देखना पड़ेगा। और क्या है, जो ऑफेंडर है ना, उसकी कितनी ताकत है। अब आप मान लो बिल्कुल गरीब है, पैसा एक नहीं, उस पे फाइन कर दो 1 लाख तो कहता है उसका सामर्थ्य भी आपको देखना पड़ेगा और समय देखना पड़ेगा। मान लो देश में अराजकता फैली हुई है या भीड़ तंत्र है, कुछ चल रहा है, उसमें लोग कोई नुकसान कर जाए, न पता लगे, तो आप उस भीड़ तंत्र पे या व्यक्ति की मानसिकता है, उन सब को देख के आप दंड का निर्धारण करेंगे। ऐसा न हो कि गलत व्यक्ति को भी दंड दिया जा सके। तो देश, काल, परिस्थिति, उसका सामर्थ्य, उसका इंटेंशन सब देख के आप दंड देने से पहले इन सब का ध्यान रखेंगे। तो जो व्यक्ति या जो उस समय के मंत्री या राजा जो दंड देते थे, हाँ। उनका क्या आचरण होना चाहिए? क्या क्वालिफ़िकेशन हो उनकी? कैसे हों वो लोग? बिल्कुल, जो जो न्यायकर्ता लोग हैं ना, उसको तो पक्षपात रहित, बड़ा विद्वान और बहुत मोरल कैरेक्टर वाले वो लोग होने चाहिए, ताकि हुँ, हुँ। उस पे कोई किसी प्रकार का दाग ना हो। और कहता है कि जो जो सस्ती लोकप्रियता वाले लोग हैं, वैसे नहीं होने चाहिए। उच्च, जिनका जो कहते हैं ना भई, जिसका खानदान बड़ा अच्छा रहा है, कोई जहाँ कोई जिस किस प्रकार का अपवाद न हो, इस प्रकार के लोगों को दंड व्यवस्था के लिए या जज न्याय व्यवस्था के लिए राजा को चुनना चाहिए। हुँ, हुँ। तो राजा कहाँ से चुनते थे वो? क्या वो मंत्री की जो नियुक्ति करते थे, हुँ, हुँ। वो आम जनता के माध्यम से आते थे या कोई विशेष वर्ग था जिनके माध्यम से जजेस की या इस तरह के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी जो दंड विधान में? हाँ, नहीं, वो तो जैसे पूरा एक सिस्टम था रिक्रूटमेंट का, पूरी स्क्रूटनी होती थी हर व्यक्ति की। ऐसा नहीं था कि भई वोट मिल गया तो मिनिस्टर बन गया, नहीं। राजा को तो परिषद चुनती थी। राजा पार्टी सिस्टम नहीं था, जो सभी सभासद थे, जो परिषद के लोग थे, वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति को राजा चुनते थे। जिस तरह आज मान लीजिए हमारा पार्लियामेंट है, तो प्रधानमंत्री का इलेक्शन पार्लियामेंट करेगा, पार्टी नहीं। सभी पार्टी के लोग जो बैठे हुए हैं, वो वोट डालेंगे, वो जैसा भी बने वो चलेगा। तो परिषद देख के क्वालिफ़िकेशंस के अनुसार करती थी। फिर राजा जो था ना, राजा उसको देखता था भई कौन व्यक्ति कैसा उसका आचरण हो, किस प्रकार का हो, तो वो मंत्री व्यवस्था में राजा करते थे। उसमें ये था कि भई ये आदमी कोई बैकबाइटिंग करने वाला न हो, उस पे कोई अडल्टरी, कोई रेप का और न हो, मैलिस न हो, दूसरे से ईर्ष्या रखे, जेलसी रखे, दूसरे में दोष ही निकालता रहे, हैं? और मन धन का दुरुपयोग करने वाला हो, बहुत हार्श लैंग्वेज का प्रयोग न करने वाला हो, तो और जो इनोसेंट है ना, उन्हीं को दंड दे, ऐसे व्यक्ति, ये कहते हैं कि ये सारे जो हैं
ये बुराइयाँ हैं। ये क्रोध से उत्पन्न भी बुराइयाँ हैं और ऐसे कामज भी बुराइयाँ हैं। मतलब इच्छा कि कुछ जो व्यक्ति की सेंसरी डिज़ायर्स हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हैं। वो शिकार करने का स्वभाव उसका नहीं होना चाहिए, गैम्बलिंग जुआ खेलने वाला नहीं होना चाहिए। दिन में जो सोए, वो भी अच्छा उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं और अननेसेसरी जो गॉसिप करता है ना, गप मारते रहते हैं, इस जी। प्रकार का नहीं होना चाहिए। भई ये जैसे सभी नियम उन्होंने हाँ, मनुस्मृति में जी, औरतों बताए के हैं। पीछे लगने वाला नहीं होना चाहिए, जैसे ईव हंटिंग बोलते हैं। उसको अच्छा, कोई नशे का प्रयोग नहीं, अल्कोहल वगैरह, गांजा, अफ़ीम ये नहीं पीने वाला होना चाहिए और वो ये भी कहता ज़्यादा जो गायक है ना गायक इंडल्जेंस इन सिंगिंग वो भी हुँ, नहीं होना चाहिए या जी, जो कति प्लेयर हो वो भी राजा के योग्य नहीं, डांसर, प्लेयर, सिंगर और ये जो है ना वो राजा बनने के अधिकारी नहीं है। वो तो विलासिता के उसमें चला जाता है क्योंकि राजा को तो निरंतर अपनी प्रजा का ध्यान रखना है। अगर इस चीज़ में रहेगा तो वो तो जी। चलो सेल्फ उसका वो हो जाएगा। तो उस समय में ये तो हो गई डॉक्टर साहब कानून व्यवस्था जो हाँ, राज्य के भीतर की व्यवस्था है। जी। तो क्या उस समय में मनु ने विदेशों से भी राजा के संबंधों के बारे में कुछ नियमों का उल्लेख किया है कि हाँ, कैसे संबंध हों, विदेश में जो एम्बेसडर्स जाएँ, राजदूत जाएँ, क्या जी, जाते थे पहली बात तो ये है और दूसरा बिल्कुल। जाते थे तो फिर उनके नियम होंगे, क्या किस तरह के नियम उन्होंने बनाए? बिल्कुल। जो जो विदेश जो मंत्री है ना, जी, उसकी एक विशिष्ट क्वालिफ़िकेशन मनु कहते हैं, कि जो विदेश मंत्री है, उसको कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, किसी भी वातावरण में वो समायोजन कर सके, अडैप्टेबिलिटी हो। ऐसा नहीं है कि भई मैं तो यहाँ रह ही नहीं सकता इस प्रकार के वातावरण में। और दूसरा बहुत ही कुशल, बहुत अच्छा वक्ता होना चाहिए, अपनी बात को सही ढंग से रख सके और पूरा विद्वान इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो होना चाहिए विदेश मंत्री और जो उसके एम्बेसडर हैं, उनकी भी यही ऐसी ही क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। वो उसको उनको एम्बेसडर या अपने जो था विदेशी विभाग से डील करने के लिए उनको नियुक्त करता था राजा। राजा नियुक्त करते थे। हाँ, ऐसे व्यक्ति को खोजता था कि जो इस प्रकार का हो। तो ये जो कानून व्यवस्था अभी हमने पहले बात की थी, हाँ, उसको लागू करने का अधिकार किसका था? सिर्फ़ राजा का था या मंत्रिपरिषद उसको नहीं, लागू कर जी, हाँ, एक्चुअली जो लॉ मिनिस्टर था ना, जी, उसी में ये अधिकार इन्वेस्टेड था। भई वो उसको लागू तो करे, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी चेक करे, क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्योंकि लॉ तो बना दिया जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो जी। उसका और वो ये देखे कि क्या जस्टिस ठीक ढंग से एडमिनिस्टर हो रहा है? हुँ, हुँ, न्याय दिया भी जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? तो जी, ये जो वो जो लॉ मिनिस्टर है उसका ये काम था, सब सुपरविज़न। वो ऐसा नहीं कि केवल फाइल का काम करता था, ये जितने भी जजेस-वजेस सब थे ना, उस सबको सुपरवाइज़ करता था। कोई गलत तो नहीं कर रहा, ब्राइब तो नहीं ले रहा, कोई अपना स्वार्थ तो सिद्ध नहीं कर रहा, उस पे नज़र उसकी होती थी। तो डॉक्टर साहब वित्त विभाग जो था, हाँ। क्योंकि पैसे के बिना तो कोई राज्य व्यवस्था चल ही नहीं सकती ना। जी, 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 तो जी। जो उसके बारे में मनु ने क्या नियम बताए कि किस तरह की वित्त व्यवस्था हो? उस समय क्या था? क्या आज भी आप उसके कुछ अवशेष नज़र आते हैं आपको हमारी वित्तीय व्यवस्था में? बिल्कुल मनु की जो वित्तीय व्यवस्था है, वो हमारे से अलग नहीं है। जी, और वो जो वित्त विभाग था ना, मनु तो ये कहते हैं वित्त जो विभाग है, वो राजा स्वयं अपने पास रखे, कोई वित्त मंत्री नहीं बनाना। ये अच्छा। राजा की ज़िम्मेवारी है, हुँ, हुँ, क्योंकि कहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ होगी तो उसकी ज़िम्मेवारी होगी ना, क्योंकि राजा तो श्रेष्ठ है, दूसरा तो जी, गड़बड़ भी कर जाएगा। तो वित्त हुँ, विभाग एक ऐसा था जो राजा का ही सब्जेक्ट है। हुँ, दूसरे 7-8 मंत्री बनाते थे, मंत्रिपरिषद में ज़्यादा मंत्री नहीं होते थे, 8-9 कैबिनेट मंत्री होते थे, बाकी उनको अमात्य बोलते थे। अमात्य जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं होते,
मतलब जी। स्टेट मिनिस्टर टाइप ऐसे वो बनाते थे, परंतु जो वित्त विभाग था, राजा वो स्वयं रखता था। ताकि भई क्योंकि जो वित्त है ना, वो ये कहते थे वो राज्य की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था। अगर हुँ, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है तो राज्य कोलैप्स हो जाएगा। हुँ, तो हुँ। वो उसकी स्वयं जो राजा है उसकी स्वयं ज़िम्मेवारी है। ऐसा नहीं है ना कि भाई वित्त मंत्री पे डाल दे, भई ये तेरा काम है अपना सँभाल इसको। बाकी मंत्रालय सब सँभालेंगे, वित्त मंत्रालय राजा के पास रहेगा। तो तो वित्त मंत्रालय ताकि के अंतर्गत राजा जो टैक्स कलेक्शन वगैरह है, हाँ, वो सारा होता था या उसके बारे में कोई नियम है? हाँ, बिल्कुल बहुत ही सारा टैक्स कलेक्शन का एक बहुत बड़ा सिस्टम था। जी। और जो इंस्पेक्टर थे या टैक्स कलेक्टर लोग जो लगाए जाते थे, वो बड़े ईमानदार लोग होते थे, जिनकी छवि बिल्कुल साफ हो, ऐसा नहीं कि भई कोई बेईमान हो या किसी पे फ़ोर्जरी का, करप्शन का दाग हो, तो उन सब लोगों को टैक्स के सिस्टम से दूर रखा जाता था। और टैक्स का भी एक बहुत ज़बरदस्त एक सिस्टम वहाँ पर बनाया गया था। हुँ, हुँ। कि जो टैक्स था ना, उसमें कई चीज़ों पर विचार करके टैक्स लगाया जाता था। उसमें अच्छा, ये देखते थे कि किसी चीज़ का जैसे सेल टैक्स लगाना है, किसी चीज़ का सेल प्राइस क्या है, उसका परचेज़ प्राइस क्या है, कितना लंबा रोड की दूरी करके वो वस्तु आ रही है, कितना उस पे एक्सपेंस हो रहा है, उसके संरक्षण में, बचाव में, ये सब करके टैक्स निर्धारित किया जाता था और टैक्स का एक सिस्टम था। अब भई कोई व्यक्ति से ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ले लें और वो कहते थे राजा को इस प्रकार से टैक्स लेना चाहिए, जैसे जोंक होती है ना, थोड़ा-थोड़ा आदमी का खून चूसता रहे और पता भी ना लगे। या जैसे शहद की मक्खी फूल से शहद एकत्र करती है, फूल को पता न लगे। ऐसा नहीं कि भई सारा इतना टैक्स ठोक दो कि सारे आदमी खत्म हो जाएँ, जी न सकें, इतना टैक्स का सिस्टम नहीं था। और एक एक सिस्टम भी निर्धारित किया टैक्स का। जैसे जो ट्रेडर्स हैं या धातु में व्यापार करते हैं, सोने में, चाँदी में, आर्टिज़न्स हैं, कहता है उन पे तो 1/5 आप टैक्स लगा सकते हैं। अच्छा। 1/5 का मतलब हो गया 20% तक। जी, अच्छा, समझ गया। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, कहता है उन पे 1/6, 1/8 या 1/12 जैसा भी उनका सामर्थ्य है, हुँ, 1/12 12वाँ भाग, 8वाँ भाग या छठा भाग उसपे टैक्स लगाया जाएगा। अच्छा बाकी और जितने उद्योग हैं, जैसे वन विभाग है और हनी मेकिंग है और परफ्यूम और जितने भी और इस प्रकार के हैं और जिस सिस्टम है कहता है उन पे 6 छठा भाग राजा उस पे टैक्स लगा सकता है। परंतु ऐसा लोभ में अगर मैं बहुत धन इकट्ठा कर जाऊँ इस प्रकार से राजा टैक्स लगा नहीं सकता है। क्योंकि जो टैक्स है ना या जो धन है वो लोगों की हैप्पीनेस भी है। उन अगर आप किसी का धन छीन लेंगे कर के माध्यम से कहता है वो तो फिर राजा तो उनकी प्रसन्नता को छीन लेगा। तो वो टैक्स की व्यवस्था उसको मंज़ूर नहीं है। और जड़ नहीं काटनी लोगों की। भई ठीक है, वो फल फूलते भी रहें और उसका फालतू भाग आपको भी आता रहे। इस प्रकार से कर का सिस्टम है। तो डॉक्टर साहब राजा के ऊपर इस जो ये टैक्स की व्यवस्था थी, हाँ। राजा के ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश था या वो निरंकुश है? वो जिसको जितना मर्ज़ी किसी को छठा भाग लगा दे, किसी को 5वाँ भाग लगा दे? वो तो सब मतलब जो उसके जो कर व्यवस्था में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो निर्धारित करता था ना, ऐसे तो कोई किसी पे लगा देगा। मान लो कोई गरीब फार्मर है, उस पे तो 1/12 ही लगेगा। जी, जिस कितनी आमदनी है, क्या उसका खाने का भी नहीं, खाने से बच के जो बेच रहा है, उसी के आधार पे तो टैक्स होगा ना। तो ऐसा नहीं था, राजा जो मंत्री परिषद थी, जो पूरी व्यवस्था थी, उसपे उसको देख के और वो तो ये भी कहता कि राजा के हर समय उसके पास एक्सपर्ट सलाहकार हर समय रहना चाहिए। राजा खुद नहीं करता था, सलाहकार परिषद होती थी। वो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग थे, वो ला राजा को गाइड करते थे कि जी ये करो, ये तो क्या मनु ने कोई प्रशासनिक ढाँचा सुझाया है जिसके तहत ये सारी व्यवस्था काम करती थी? हाँ, एक उन्होंने एक बहुत बड़ा एक प्रशासनिक सिस्टम का सुझाव दिया है।
और वो बिल्कुल जैसे ग्राम लेवल से, टाउन लेवल से या नगर की लेवल से स्टार्ट करता है। कहता है जो ग्राम का एक अध्यक्ष होगा, कि जी, अगर एक गाँव है तो उस गाँव का एक अध्यक्ष होगा। सब लोग उसको रिपोर्ट करेंगे, वो उनकी समस्याएँ दूर करेगा। फिर जी, कहता है 10 गाँव पे एक और अध्यक्ष होगा। तो जो वो सारे 10 गाँव के अध्यक्ष है ना, उनकी समस्या उस 10 गाँव के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। हुँ, हुँ, फिर कहता है एक 20 गाँव पे फिर एक और बड़ा अध्यक्ष हो जाएगा। तो वो जो 2 10-10 गाँव के 2 अध्यक्ष है ना 2, वो 20 गाँव के अध्यक्ष के पास रिपोर्ट करेंगे, उसको सलाह लेंगे, उससे बात करेंगे। फिर कहता है कि 100 गाँव पे एक और अध्यक्ष होगा। जी, तो क्या है वे 5 जो मेन 20 गाँव के अध्यक्ष थे, वो 100 गाँव के अध्यक्ष के पास आ जाएँगे और कहता है ऐसा ही एक 1000 गाँव का भी एक अध्यक्ष होगा। तो जो 100-100 गाँव के जो 10 अध्यक्ष हुए, वे 1000 गाँव वाले को रिपोर्ट करेंगे, उसके अनुसार डायरेक्शंस लेंगे, कोई समस्या है अपने उसकी सिस्टम की तो उससे बातचीत करेंगे और फिर कहता है 10,000 गाँव का अंतिम है। हुँ, 10,000 गाँव पे 2 गवर्नर होंगे, गवर्नर। अच्छा, एक गवर्नर तो क्या होगा, उसमें असेंबली भी होगी। 10,000 गाँव के पीछे एक पूरी असेंबली होगी, जिस तरह हमारे यहाँ स्टेट असेंबली होती है ना, इस प्रकार से। हुँ, कहता है वो जो 2 गवर्नर होंगे, एक गवर्नर तो असेंबली को प्रिज़ाइड करेगा। जी, उसका वो परिषद बनेगी ना, उसकी प्रेज़िडेंसी और ये सब सँभालेगा। और कहता है दूसरा गवर्नर और होगा। वो गवर्नर जो है पूरे 10,000 गाँव में ये चेकिंग करता रहेगा, कोई करप्शन तो नहीं कर रहा, कोई अन्याय तो नहीं कर रहा और उसके पास एक डिटेक्टिव सिस्टम भी होगा। तो वो जी, घूमने में ही रहेगा, सबका सुपरविज़न इंस्पेक्टर गवर्नर होगा, वो इंस्पेक्शन के लिए होगा। अगर किसी को दंड की व्यवस्था है, कोई पकड़ना है, तो वो सब उसका देखेगा, तो 2 गवर्नर काम करेंगे, ताकि जी। ठीक व्यवस्था चले। तो हुँ, इस ढंग से पूरी एक व्यवस्था उन्होंने बनाई है, प्रशासन की। तो ये जो सारी व्यवस्था है प्रशासन की, जी, तो ज़ाहिर है कि वेतन भी तो देना पड़ता हाँ। होगा इन सबको। जी, बिल्कुल। तो वेतन की क्या व्यवस्था है? वेतन किसको क्या कम था? वेतन दिया जाए, किसको अब आजकल तो पे कमीशन है, हाँ तो जी। वेतन की क्या व्यवस्था थी? र या राजा की स्वीट विल है कि वो किसी को कुछ दे दे, किसी को कुछ दे दे? नहीं, उसके भी उसका एक सिस्टम था कि मिनिमम वेतन 1 पण डेली, 1 पण का मतलब है चांदी का 1 सिक्का डेली, ये मिनिमम था। और जो अच्छा, मैक्सिमम वेतन था ना हाईएस्ट ऑफिसर को, वो हुँ, 6 पण डेली था। मतलब 6 चांदी के सिक्के डेली, तो 1 प्रोपोर्शन 6, मिनिमम 6 गुना का अंतर था। 1 को 1 मिलता तो 6 गुना ज़्यादा उसको मिल सकता था। और कोई 2 मिलता था, किसी को 3, इस प्रकार की व्यवस्था का एक सिस्टम था। और उस वेतन व्यवस्था में कुछ लोग तो ऐसे थे उनको डेली भी वेतन दिया जाता था। जैसे छोटे थे जिनको 1 पन मिलता तो भई काम ना चले महीने तक कौन इंतज़ार करेगा तो भई डेली भी दो। तो ठीक है। डेली वेतन की भी व्यवस्था थी। 1 और 6 का रेशियो थी। मैक्सिमम 6 मिनिमम 1 इस प्रकार की व्यवस्था मनु लिखते हैं। तो डॉक्टर साहब उस समय में हाँ, कहीं ऐसा भी मनुस्मृति में उल्लेख है, हाँ। स्त्रियों को क्या जॉब्स दी जाती थी, काम पे उनको लगाया जाता था, हाँ काम जी, करती थी? बिल्कुल। स्त्रियों को भी राज्य व्यवस्था में नौकरी मिलती थी और अच्छा, मनु ये कहते हैं भई स्त्रियों को भी आप डेली माँगे तो डेली उसको तनख्वाह दो, क्योंकि तो कई क्या बार उसके पत्नियाँ स्त्रियाँ हों, अपने मंत्री घर सँभाल रही हो मंत्री तो बन बस सकती थी? हैं? क्या स्त्रियाँ मंत्री बन सकती थी? हाँ, सब मंत्री भी बनती थी, युद्ध में भी जाती थी, ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा, तो मतलब पर ये था कि भई अकेले कमांड नहीं करना, जिस तरह आप हमने देखा कि दशरथ के साथ कई-कई भी युद्ध के मैदान में थी। तो जी, मंत्री जी, परिषद के कोई भी सदस्य रह सकते थे, ऐसा कोई ये नहीं है, कहीं ये नहीं लिखा कि भई ये वहाँ नहीं बढ़ सकता, ऐसा कोई विधान नहीं है। ऐसा नहीं है। जब मतलब नेगेशन समान नहीं हाँ, समान अधिकार हैं स्त्रियों के, सबके समान अधिकार, ऐसा पुरुषों के कोई समान। हाँ और जी, इसी तरह उनका जो उनको वेतन मिलता था, वो हाँ। भी समान मिलता था हाँ, या उसी कम? उसी पैटर्न पे था। पण 1
5 से 6 पण, जो जिसका जैसा पद है, जैसी ज़िम्मेवारी है, उसके आधार पे उसको वही वेतन मिलता था। कोई उसमें ऐसा नहीं, एक ही बार बताया भाई मिनिमम 1 पण, मैक्सिमम 6 पण। तो वो सभी पे एक समान लागू था। ऐसा उसमें कोई वो नहीं कि भई इसमें उसको कम दिया जाएगा, उसको ज़्यादा दिया जाएगा। तो डॉक्टर साहब ठीक है, ये तो हो गया एक मूल ढाँचा। अब हुँ। ये बताइए कि देखिए हर राज्य का एक ध्येय ये रहता है कि विकास हो। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। डेवलपमेंट तो ज़रूरी है ना, अगर विकास नहीं होगा तो फिर तो ठहराव आ जाएगा और बिल्कुल, अशांति हो जाएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके लिए भी कोई मनु ने सुझाव दिए हैं कि जी, विकास कैसे हो, क्या हो उस तरीका? बिल्कुल, बिल्कुल। मनु ये कहते हैं जब राजा के सामने ना 8 मुख्य चीज़ें हैं, मेन टारगेट्स हैं 8। जी। नंबर 1 हुँ, हुँ। तो राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए सब लोगों के लिए। हुँ, हुँ। नंबर 2 उसका जो लक्ष्य है ना टैक्सेशन हो, कर व्यवस्था खामी रहित हो, गड़बड़ न हो, उसमें कोई शोषण न हो। तो दूसरा उसका मेन वो प्रोजेक्ट है राजा का। तीसरा क्या है सैलरी, सबको वेतन ठीक मिले। कोई ऐसा नहीं कोई अपनी जेब में डाल जाए, गरीब तंग हो और ये हो। सैलरी भी राजा का एक वो है टारगेट, जो जी, मेन व्यवस्था वो मनु ये मानता है अगर ये 7-8 चीज़ें ठीक होंगी तो विकास की परिभाषा है ये मनु जी। की। हुँ, हुँ। दूसरा कहता है कि क्रिमिनल बिना पनिश्ड हुए निकल न जाए, बिना सजा के जो क्रिमिनल है वो भाग न सके, इसका पूरा राजा इस पे ध्यान दे। और तीसरा हर फील्ड के एक्सपर्ट और स्कॉलर्स से निरंतर सलाह ले, उनकी कंपनी में रहे राजा। हुँ, वोटरों की कंपनी में नहीं, विद्वानों की कंपनी में रहे, ताकि उसको क्योंकि वो तो 24 घंटे का वर्क है ना, राजा तो 24 घंटे का है। कहता कंसिस्टेंटली एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स जो हैं, उनकी कंपनी में रहे और कहता है, राज्य में या राजा स्वयं कोई भी इविल हैबिट हो, गंदी आदत, लत पड़ रही हो, उससे दूर रहे और राज्य में कुछ ऐसा होता है तो उसको तुरंत रोके। क्योंकि जितनी गंदगी फैलेगी, वो विकास में बाधा हो जाएगी। और फिर मिनिस्टर्स और काउंसिल्स की नियुक्ति और वार रेडीनेस, युद्ध की तैयारी, शत्रु पक्ष है, तो आपके पास क्या तैयारियाँ हैं, क्या नहीं है और उसके लिए भी स्पाई सिस्टम बनाया, स्पाई जासूस कैसे हों। तो कहता कुछ तो जासूस रहेंगे विद्वान की शक्ल में, भेष में विद्वान बन करके, कुछ साधु के रूप में घूमेंगे, अलग-अलग उनके अलग-अलग वो प्रयोजन हैं। और कहता है कुछ है ना ऐसे गृहस्थी दिखें जो दुखी है, तंग होके घूम रहा है, जैसे बेचारा भाई ये तो बड़ा इसको प्रॉब्लम हो रहा है। और कुछ ऐसे होंगे व्यापारी ट्रबल में, जैसे दुखी कोई व्यापारी है वो है और कुछ सन्यासी जी। वानप्रस्थी जैसे। तो इन 4-5 भेषों में जो गुप्तचर हैं, वो राज्य में घूमेंगे और इन सब पे ध्यान देंगे और फिर मनु एक जगह बड़ा सुंदर कहते हैं, अलब्धम चैव लिप्सेत, टारगेट फिक्स कर लो। जब तक टारगेट अचीव न हो, मेहनत करो और वो टारगेट अचीव हो जाए, तो फिर कहता है उसको मेंटेन करो। ऐसा नहीं है कि भई वो फिर आप डेवलपमेंट तो हो गया, मेंटेनेंस हुआ नहीं। कहता है जी, उसको मेंटेन भी करना है और जी, कहता है मेंटेनेंस भी हो गया, टारगेट अचीव भी हो गया, तो फिर जो दूसरे एरियाज़ है ना, मान लो एक एरिया में फिर सारी ताकत जहाँ पर टारगेट अचीव नहीं हो रहा, उसमें एक्सटेंड कर दो अपनी पावर को। और कहता है इस इन सारे टारगेटों को अचीव करके जो आपको राज्य में धन आ रहा है, ट्रेजरी में संपत्ति आ रही है, वो उसको बाँटो किसमें? एजुकेशन सेक्टर में दे दो, विज्ञान और तकनीकी को दे दो, स्पिरिचुअल, एथिकल, मोरल वैल्यूज़ के डिसेमिनेशन में लगा दो, उनका प्रचार हो और गरीब को शिक्षा की सहायता में लगाओ। जो नीडी स्टूडेंट हैं, उनकी हेल्प करो। अच्छा जो विद्वान हैं, उनको रेम्युनरेशन, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उनकी भी व्यवस्था करो। वो घूमते हैं, ये करते हैं। ऑर्फनेज जो हैं, ऑर्फन्स को, डिसेबल्ड को, उसमें
उसको, जो राज्य के पास ज़्यादा धन आ गया ना, जैसे वो कहते हैं भाई इन इन सेक्टर्स में आप उसको इन्वेस्ट करो फिर, कमा के पैसा। तो ठीक है डॉक्टर साहब, तो इसके बाद हमारा जो अगला हम जानना चाहेंगे आपसे जी, कि देखिए राजा तो सिक्योरिटी जो है हाँ, जनता की, राज्य की, उसका भी मालिक वही है, उसको वो भी देखना है। बिल्कुल, वो तो उसका मुख्य। तो क्या मनु ने युद्ध के कुछ नियम निर्धारित किए हैं? और युद्ध में किसे मारा जा सकता है, किसे नहीं मारा जा सकता, कब जी, किया जी, जा सकता है? क्या बिल्कुल, ऐसे कोई नियम हैं युद्ध के? बिल्कुल, मनु ने युद्ध के मनु क्या, हमारे सभी धर्म शास्त्रों में युद्ध के सिद्धांत हैं, वॉर रेडीनेस, युद्ध किसके साथ किया जाए, किसके साथ न किया जाए। जैसे हमने महाभारत के युद्ध के बारे में सुना ना, भगवद गीता में लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मतलब वहां जो धर्म युद्ध को भी धर्म युद्ध कहा। धर्म युद्ध का ये अर्थ ये नहीं कि कोई रिलीजियस वार है या फतवा होली वार, ऐसा नहीं। धर्म युद्ध का मतलब है युद्ध में के नियम बनाते हुए, नियमों को मानते हुए, जो युद्ध के नियम शास्त्रों में बताए हैं उनका पालन करते हुए युद्ध करना। तो वैसे ही मनु ने भी एक लंबी लिस्ट दी है। कहता है कि जब युद्ध हो रहा हो, जो इनोसेंट व्यक्ति हैं उस पे कभी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। जो युद्ध में भाग ही नहीं ले रहा, आम जनता है जिसका कोई मतलब नहीं है, उस पे कोई वार नहीं होना चाहिए। और कहता है जो ये नपुंसक लोग हैं, इन पे भी बिल्कुल वार नहीं होना चाहिए। जिसने आपके सामने सरेंडर कर दिया, उस पे आप हथियार नहीं चला सकते। और कहता है जैसे बाल बिखर रहे हो ना सिर पे और मुँह पे, जैसे आदमी पागल सा हो जाता है बेचारा डर के, कहता उस पे भी आप वार नहीं कर सकते, उस पे कोई आक्रमण नहीं कर सकते। और कहता जो शांति से आदमी बैठा हुआ है, मान लो कोई ध्यान लगाए बैठा है या उसका कोई मतलब नहीं, आप उस पे भी वार नहीं कर सकते। कोई आपसे दया की भीख मांग रहा है, तो कहता आप उस पे हथियार नहीं चला सकते। और दूसरा, कोई आदमी सो रहा है, आप उसको भी नहीं मार सकते। बेहोश हो गया या दौरा पड़ गया जिसको, आप उस पे भी हथियार नहीं चला सकते। जिसके पास हथियार है, ये डिसआर्म्ड है, उस पे हमारे यहाँ हमने देखा ना, हमारी हम फ़िल्मों में भी देखते हैं, और जो राजपूत भी थे उसकी तलवार गिर गई, तो पहले वो कहता था भाई तलवार उठा तू, फिर युद्ध कर। मतलब ये सारे उन्हीं मान्यताओं को मानते थे। और जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो तो तलवार गिरी तो फटाफट काटने को भागता था। तो जी, वो जो है, और कहता मान लो कोई नंगा है, आप उस पे भी आक्रमण नहीं कर सकते, उस पे वार नहीं कर सकते। केवल दर्शक है, वह लड़ाई देख रहा है, आप उसको भी नहीं मार सकते। या केवल आपके कैंप का फॉलोवर है, जैसे अब कैंप है, युद्ध के कैंप लगाए जाते हैं ना, कहीं-कहीं उठा के ले जाते हैं, काम करते हैं लोग, तो आप उन पे आक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि वो योद्धा नहीं है, युद्ध में जी। भाग नहीं ले रहा है। और कोई आदमी बेचारा दुखी है, घाव है, दर्द में पीड़ित है, वो कहते हैं भई उस पे भी आप आक्रमण नहीं कर सकते, किसी की मिज़रेबल कंडीशन है, आप उस पे भी हमला नहीं कर सकते। और जो बहुत ज़्यादा घायल भी हो गया है, चाहे किसी भी पक्ष का, उसका इलाज होना चाहिए, वो हमला नहीं होना चाहिए। टेरिफाइड, घबरा गया है युद्ध में या युद्ध से भाग रहा है, कहते हैं ना पीठ दिखा के भागना, हमारे यहाँ तो सामान्य था कि लोग उस पे आक्रमण नहीं कर सकते। तो ऐसी व्यवस्थाएँ दी हैं मनु ने कि भई इन कंडीशंस पे आप किसी पे हमला नहीं कर सकते, किसी पे आक्रमण नहीं कर सकते। तो ये सारी क्या है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बातें हैं। मानव, जो हम कहते हैं ना ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ हैं, मानवाधिकार हैं ये सब। ये इन सब लोगों के युद्ध में मानवाधिकार की बात है। मनु करते हैं जो हम आज मानवाधिकार चिल्लाते हैं, हुँ, उन हुँ। स इनसे भी ज़्यादा एडवांस सिस्टम है मानवाधिकारों में। जी, और आजकल तो कोई बिजली व्यवस्था ने तोड़ देते हैं। अब देखो ये जो युद्ध हो रहा है रूस का, तो कितना वो रेप करते हैं, ये करते हैं, मार देते हैं इनोसेंट्स को। वहाँ सब का वो उसपे प्रोहिबिशन है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये मानवीय मूल्य
उनकी बड़ी वैल्यू थी मोरल, एथिकल, ह्यूमन वैल्यूज़। और जो लॉ का सिस्टम था वो नेचुरल लॉ, जो प्रकृति में कानून है ना, वही आप फ़ॉलो करेंगे। आप जैसे कानूनी व्यवस्था भी जो बनाई गई, वो जी, प्रकृति के आधार पे बनाई गई। आप जैसे प्रकृति में हर चीज़ सबको दान देती है, देती ही देती है। सूर्य भी देता है, वृक्ष भी, हवा भी, सब दे रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ दान का महत्व दिया, भाई दान करो, क्योंकि सब दे रहा है तो आप लेते क्यों? आप भी दान दो। आपने कुछ लिया भी है तो उसको वापिस दो। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएँ बनाई गई ताकि जी, समाज में अराजकता और ये ना हो, एक व्यवस्था बनी रहे। चलिए। तो डॉक्टर साहब आपसे हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले और बड़ा ज्ञान मिलता है आपसे बात करके हर बार। तो आज हम समय की सीमा के कारण यहीं पे इसको समाप्त करेंगे और अगली बार हम अगले अध्याय को जी, जी। लेके नमस्ते। दर्शकों के समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद, जी, धन्यवाद। खुश नमस्ते।